नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। पुणे से मैं हूं सोहित मिश्रा और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं शरद शर्मा। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि आज रात 8:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य की जनता को संबोधित करने वाले हैं और इसमें ये बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन के या फिर सख्त नियमों का ऐलान किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है या उसके ऊपर कोई निर्णय लिया जा सकता है। कल ही महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, उन्होंने भी कहा था कि हमें लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य में 14 या 15 से 30 अप्रैल तक के लिए पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। इस दौरान जिम, पार्क और स्विमिंग पूल्स आदि को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों के मूवमेंट पर भी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि ज़रूरी सेवाओं और ज़रूरी सामान की आपूर्ति को बाधित नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 51,751 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक शर्मा। अभिषेक, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है 8:30 बजे के इस संबोधन से? इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे आए थे, तब भी कई सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने केवल वार्निंग दी थी। आज क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, वार्निंग का मतलब ये था कि दिमागी तौर पर लोगों को तैयार किया जा रहा था। लोगों के जितने भी सजेशन हैं और उनके डर थे, खौफ थे, उनको निकालने का काम कर रहे थे उद्धव ठाकरे। तो जो चीज़ें हो सकती हैं, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ हमारे दर्शकों को। और फिर इसके बाद इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई पे नहीं है। देश में अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं या कन्याकुमारी में भी रहते हैं, तो आपको मुंबई और महाराष्ट्र का जो लॉकडाउन है उसका असर आपको भी महसूस होगा। वो कैसे महसूस होगा वो मैं 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये कि क्या क्या बंद रहने वाला है। तो होटल, बार, जो बैठने की सुविधाएं हैं, बैठकर खाने की सुविधाएं हैं, मॉल्स और ऐसी तमाम चीज़ें जो अत्यावश्यक सेवाओं के अंदर में नहीं आती हैं, वो तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। क्या खुला रह सकता है? अगर आप बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक अत्यावश्यक बैंकिंग ज़रूरतें हैं, अगर आपको ऐसी आईटी सुविधाएं देते हैं जिससे घर में नेटवर्क चलता है, जैसे कि किसी वाईफाई कंपनी के अगर आप लाइन मैनेज करते हैं, तो या दूसरी कंपनियों को जो फाइबर केबल देती हैं, उन कंपनियों की छूट होगी। साथ में दूध, सब्जी, फल वालों को छूट मिलने वाली है। इसके साथ जो लोग रेलवे या यातायात में जुड़े हुए हैं, अत्यावश्यक सेवाओं के यातायात में जुड़े हैं, उनको बाहर निकलने की आज़ादी होगी। विमान सेवाएं बंद नहीं होने वाली हैं, रेल सेवाएं बंद नहीं होने वाली हैं। तो जो लोग डर रहे हैं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का लॉकडाउन है। जो चीज़ें बंद हो सकती हैं उनमें पूरे बाज़ार बंद हैं, पूरे मॉल्स बंद हैं, पूरे थिएटर बंद हैं और तमाम चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक का मूवमेंट होता है, वो तमाम चीज़ें बंद रहने वाली हैं। तो जो बंद रहने वाली है उसका असर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। लगातार मेरे पीछे भीड़ बढ़ रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर जाने वालों का तांता है। वैसे भी छुट्टियों का वक्त होता है, गर्मी, रमज़ान का वक्त है, तो लोग जाते ही हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन का डर भी ज़्यादा है। अगर 30 तारीख तक का ये लॉकडाउन होने की आशंका जताई जा रही है, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान करने वाले हैं। अब मैं आपको आ जाता हूँ सोहित इस बात पे कि इससे नुकसान क्या है। देखिए, नुकसान जो है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र या और मुंबई मिलके देश भर की जो जीडीपी है उसका 13.88% हमारा कंट्रीब्यूशन है, यानी कि इस राज्य का कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये नुकसान पूरे देश का नुकसान है, इसके ऊपर असर पड़ने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि ये जीडीपी जस की तस रहने वाली है। दूसरा ये कि जो वित्तीय सेवाएं हैं, जो ज़रूरी वित्तीय सेवाएं होती हैं, जिसमें कैश के ट्रांजेक्शन हैं, कैपिटल का मूवमेंट है, यहाँ से वहाँ है, और बैंकिंग सेवाएं हैं, उन पे भी असर दिखाई देगा, जिसको मुंबई 70% देता है। मुंबई चूँकि फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वो 70% उसमें कंट्रीब्यूशन देती है और साथ में 25% आउटपुट हमारा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो पूरे देश को देता है। तो ये तमाम चीज़ों पर असर पड़ने वाला है, जो देश भी महसूस करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। अब महाराष्ट्र से हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर यह सवाल उठा है कि क्या वहां की सरकार कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। दरअसल मामला ये है कि वहां पर जो सरकार जो हेल्थ बुलेटिन जारी करती है उसमें और जो शमशान घाट पर जिन शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है उसमें अंतर नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
शमशान में कल शाम को 6 बजे तक 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि 5 शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन सरकार की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि पूरे राज्य में ही केवल 37 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो कोई आंकड़े छुपा नहीं रही है। ये इस तरह के मामले पहले भी आए हैं, जिसमें ये अभी दिखाई दे रहा है कि कल ही 42 लोगों की मौत के आंकड़े जो है वो शमशान और कब्रिस्तान से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है पूरे राज्य में ही, जबकि हम पूरे भोपाल की बात कर रहे हैं, पूरे राज्य में ही 36-37 मौत जो है वो हुई हैं। सरकार इन आरोपों को या इन सवालों को खारिज कर रही है। 84 में गैस कांड के पीड़ित के बाद दूसरा ये फैक्ट है जो हमको देखना पड़ रहा है। उस समय मैं 9th क्लास में था। 9th क्लास के बाद आज 50 साल की एज में आज पहली बार मुझे दूसरा मंजर देखने को मिल रहा है। 30 से 40 लाशें जो जलाई जाती जो भी कोविड से रिलेटेड। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी तरह की मृत्यु के आंकड़े को छुपाया जाए और वो छुपा के किसी तरह का हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं भी कोई मंशा नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, बुलेटिन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि 37 मौत हुई हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि पूरे राज्य में ही 37 मौत हुई हैं। तो क्या भोपाल के अलावा जो है कहीं कोरोना का कुछ संकट नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मौतें तो यहाँ पर आर्थिक राजधानी इंदौर में हो रही हैं, भोपाल में हो रही हैं। और ये सिर्फ कल का आंकड़ा नहीं है, आप दिन प्रतिदिन का आंकड़ा देखेंगे 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तो ऐसी विसंगतियां मिलेंगी। भोपाल में छोटे बड़े लगभग 8 शमशान और कब्रिस्तान हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा शमशान घाट है वो भदभदा विश्राम गृह है और वहां पीछे की तरफ कोरोना मरीजों के लिए जगह आरक्षित की गई है, जहां पर उनकी वहां से अगर लाशें बच जाती हैं तो सुभाष विश्राम गृह में जाता है। सुभाष नगर में जो विश्राम गृह है और जो मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान है वहां पर भी 5 शव दफनाए गए थे। तो अकेले राजधानी भोपाल में कल की तारीख में लगभग 45 से ज्यादा जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शवों का अंतिम संस्कार हुआ है और पूरे राज्य का जो आंकड़ा आया वो 37 आया है। ये विसंगति आपको हर दिन देखने को मिलेगी। पिछले साल भी हमने खबरें दिखाई थी कि कैसे इंदौर और भोपाल में जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं और जो कब्रिस्तान या शमशान से आंकड़े आ रहे हैं उसमें विसंगतियां हैं। और देखिए, अगर ये 1-2 का आंकड़ा होता तो हम भी समझ सकते थे कि कुछ लिपकीय यानी क्लैरिकल मिस्टेक होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी विसंगतियां हैं कि साफ तौर पर लगता है कि मंत्री जी भले ही कुछ कहें, लेकिन कहीं न कहीं सरकार हर रोज आंकड़ों को छुपाने का खेल कर रही है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप किसी भी शमशान या कब्रिस्तान में जाकर टैली कर लें, क्योंकि वो भी एक डायरी मेंटेन करते हैं और उसमें भी लिखा रहता है कि मौत की वजह क्या थी, कैसे मौत हुई, क्योंकि वहां से भी जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है और उसके बाद वही मृत्यु प्रमाण पत्र आप जाकर के नगर निगम में देते हैं। तो उनके आंकड़ों को आप झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी बाकायदा पूरी प्रक्रिया के तहत ही बनता है। तो अगर एक शमशान घाट में ही इतने आंकड़े आ रहे हैं, पूरे राज्य से ज्यादा है, तो पूरे राज्य का आकलन करना मुश्किल नहीं रहता है। साफ है कि सरकार इन आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बाजीगरी जरूर कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग सर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे लेकर अब सवाल उठना शुरू हो चुका है। बहरहाल अब चलते हैं गुजरात की ओर, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद अब अस्पतालों में बेड मिलने में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो दृश्य सामने आए हैं अगर आप उसे देखें तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंस की लाइन लगी है। इनमें कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं जिनको अस्पताल लाया गया है, लेकिन अंदर भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मरीजों को 6 से लेकर 8 घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर में भले ही अभी लॉकडाउन नहीं हुआ और कोई भी सरकार यहाँ पर अभी लॉकडाउन की बात नहीं कह रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर पलायन, मजदूरों का पलायन फिर से देखने को मिल रहा है। और दिल्ली और हरियाणा के बहुत से मजदूर जो हैं वो अब यहाँ से अपनी पूरी गृहस्थी के साथ पलायन करना शुरू कर चुके हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे पर फिर से मजदूरों का हुजूम इकट्ठा है। महिलाओं के सिर पर उनकी गृहस्थी और धूप में तपते बच्चे। इसी हुजूम में हमें मिले रूपलाल। मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले रूपलाल दिल्ली और गुरुग्राम में मिस्त्री का काम करते हैं। अब काम छोड़कर घर वापस लौट रहे हैं। वजह है
लॉकडाउन का डर। उनके साथ गांव के लड़के भी जा रहे हैं जो मिस्त्री का काम करते हैं। और दिल्ली में क्या काम करते हैं? यही मिस्त्री काम करते हैं। अच्छा, तो घर क्यों जा रहे हो अब लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, लॉकडाउन लगने वाला है। अच्छा। यूपी के महोबा के रहने वाले कल्लू दिल्ली और एनसीआर में बेलदारी का काम करते हैं। लॉकडाउन के डर से वो भी गांव चल दिए। लॉकडाउन लगने वाला है, कहते पर साल जैसा हाल हो, इससे पहले निकल लो। गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू लगते ही लगातार गुरुग्राम, झज्जर और रेवाड़ी से मजदूरों से भरी बसें आ रही हैं और फिर यहां से मजदूर अपने अपने घरों के लिए तरह तरह के साधनों से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, काम बंद हो जाएगा। अच्छा, तो लॉकडाउन तो अभी लगा नहीं है? अब सुन रहे हैं कि लग रहा है, क्या वजह से निकल रहा है। क्या करेंगे, हम मजदूरी लग नहीं रही, बेरोजगार फिर रहा है आदमी, महंगाई ज्यादा जा रही सड़क में, इसलिए ट्रेन का साधन एक नहीं है, बेरोजगार फिर रहा है आदमी, इसलिए जाने के लिए बहुत परेशान है इंसान। पिछली बार इन मजदूरों ने लॉकडाउन के बाद दिल्ली में जो कुछ झेला, उसे वो सारी मुश्किलों के बावजूद फिर झेलने को तैयार नहीं है। मजदूर और उनके परिवार अभी से अपने घरों के लिए रवाना होने लगे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं उन्हें वो दौर ना देखना पड़े जो कोरोना की शुरुआत में उन्होंने देखा था और कई तरह की परेशानियां सही थी। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के बारे में, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाने के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज धरना दिया। कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास वो दोपहर 12 बजे धरने पर बैठ गईं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 24 घंटे प्रचार करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने धर्म के आधार पर वोट मांगने से जुड़े उनके बयान पर यह कार्रवाई की है। आयोग ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने पिछले नोटिस का ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, उल्टा फिर से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर आरोप लगाया। ममता पर लगाया गया ये बैन कल रात 8 बजे से शुरू हुआ है, जो आज रात 8 बजे तक रहेगा। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में खेला होबे की खूब और खास चर्चा है। बीजेपी भी बोल रही है खेला होबे, तृणमूल भी बोल रही है खेला होबे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही हैं खेला होबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं खेला होबे। खेला होबे दरअसल गाना है जिसको तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता देवांशु भट्टाचार्य जी ने लिखा और गाया है। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने। खेला होवे एक जो है इस चुनाव का एंथम बन चुका है। लोग ये नहीं पूछते कि ममता बनर्जी जीतेंगी, लोग पूछते हैं खेला होवे खेला होवे। फिर आपने ये एंथम कैसे लिखा? देखिए, नॉर्थ बंगाल के दौरे पर था, 5 तारीख रात को प्लानिंग हुआ, 6 तारीख को शूटिंग का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन तभी मेरे पास लिरिक्स नहीं था। तो उधर पे गया, 3-4 प्रोग्राम के बाद वो देखा सब लोग रेडी थे, बोला दादा स्लोगन कब होगा? मैंने बोला भाई मेरे पास तो अभी लिरिक्स नहीं है। तो उधर ही मैदान पर बैठ के 20 मिनट में लिखा गया वो। तो लिखने के बाद उधर ही शूट किया गया, 7 जनवरी को अपलोड किया। और खेला हो क्यों, इंग्लिश में तो द गेम इज ऑन और देयर विल बी गेम, लेकिन अगर आप बोलेंगे जो खेला हो ये क्यों लिखा गया, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता का लास्ट 2 लाइन है जहाँ पर वो बोलते हैं कि खेलार आगुन जखन लागे भांगा चोरा जले जे है छाई। इसका मतलब तोड़ मरोड़ने का खेल बिगड़ जाता है जब खेल का आग लगता है। ठीक है, तो हमने देखा बीजेपी टीएमसी को तोड़ मरोड़ने का खेल कर रहा है, तो हमने सोचा क्योंकि इस खेल को खेल से ही मात दिया जाए, तो खेला होवे लिख लिया, खेल होगा। वो वायरल भी हो गया और इतना वायरल हो गया कि आज प्रधानमंत्री को भी आकर इसको टीस करना पड़ रहा है। अगर यहाँ का मैथ होता था ना छोटे उम्र में, तो यहाँ का मम्मी लोग अपने बच्चे को मैथ कराते हैं, बाबू अगर अमित शाह दिल्ली में 45 बोलकर उनको 8 मिला तो बंगाल में 200 बोलकर कितना मिलेगा? तो बच्चा मैथ करके बोल देता है मम्मी बीजेपी इस बार गड्ढा में जाएगा। देश प्रदेश में आज इतना ही। मुंबई से मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा और दिल्ली से मुझे दीजिए इजाजत। और जितना हो सके घर पे रहिए, जरूरत हो तभी बाहर निकलिए और एनडीटीवी इंडिया देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।